मैंने पिछले 2 लेक्चर्स में टेंशन के बारे में मैंने चर्चा की थी। आज एक मैं नया टॉपिक लेकर आपके सामने आया हूँ जिसका नाम है पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व। जो लोग बीएड की तैयारी करते हैं, डीएलएड की तैयारी करते हैं, एमएड की तैयारी करते हैं या इसके अलावा भी बहुत सारी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उन सारी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, उनके लिए बहुत ही लाभदायक होगा ये। साथ साथ ऐसे लोग जो मनोविज्ञान में दिलचस्पी रखते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी ये बहुत ही लाभदायक साबित होगा। अब जैसे देखिए कि जैसे व्यक्तित्व के बारे में, व्यक्तित्व जो है जिसका कि अंग्रेजी जिसका कि वर्ड है इसका पर्सनैलिटी। ये जो पर्सनैलिटी शब्द है ना, ये पर्सोना से आया और ये पर्सोना एक लैटिन शब्द है। और ये जो लैटिन शब्द जो पर्सोना है, इसका जुड़ाव है यूनान के ड्रामे में। जब फिर कलाकार अपने विभिन्न प्रकार की मुखाकृतियों को बनाकर, जो विभिन्न प्रकार के मास्क के सहारे जो मुखाकृति बनाकर आते थे, उसके माध्यम से जो अपनी बात को प्रस्तुत करते थे, अपनी कला को प्रदर्शित करते थे, उसको कहा जाता था पर्सोना। उसी पर्सोना से आपको पर्सनैलिटी बना। पहले भी, अतीत में भी उस पर्सनैलिटी से तात्पर्य यह था कि व्यक्ति का जो एक्सटर्नल जो उसका अपीयरेंस है, एक्सटर्नल जो उसका एक्सप्रेशन है, एक्सटर्नल जो उसका लुक है, उसी को दर्शाता है। लेकिन कालांतर में, खासकर जब से मनोविज्ञान जब 1879 ईस्वी में जब प्रकाश में आया, जब प्रादुर्भाव में आया, उस समय से फिर इसके बारे में थोड़ा सा बदलाव आया। क्योंकि मनोविज्ञान में जिस पर्सनैलिटी की बात की जाती है वो टोटल पर्सनैलिटी होती है। टोटल पर्सनैलिटी से तात्पर्य है कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल। कोई भी व्यक्ति अगर बाहर से देखने में बहुत ही सुंदर है, कोई व्यक्ति बाहर से देखने में बहुत ही कुरूप है, तो क्या वो व्यक्ति अंदर से भी देखने में उतना ही सुंदर है? क्या वह व्यक्ति अंदर से भी उतना ही कुरूप है? अब जैसे देखिए कि सुकरात का उदाहरण लीजिए सामने, कि सुकरात देखने में बहुत सुंदर नहीं था, लेकिन सुकरात के आचरण, सुकरात के संस्कार, सुकरात के विचार ये बड़े ही अच्छे थे। तो जाहिर तौर पे जब एक्सटर्नली उनका लुक बढ़िया नहीं था ना, और इंटरनली उनका लुक बढ़िया था, तो भी उनको बढ़िया पर्सनैलिटी में उनको शामिल नहीं किया गया। जाहिर है कि मनोविज्ञान के फील्ड में पर्सनैलिटी के बारे में बड़ी गहराई से अध्ययन कराया जाता है, किया जाता है। हम लोगों ने भी वर्षों से इसको पढ़ाने का हम लोगों ने काम किया है और देखा इसको कि व्यक्तित्व का अध्ययन जो बच्चे सही प्रकार से करते हैं, जो प्रशिक्षु सही प्रकार से करते हैं, उनके लिए कक्षा में पढ़ाना बहुत ही आसान हो जाता है। कक्षा में बहुत ही ब्राइटली वो परफॉर्म करते हैं। वहाँ पे वो बच्चों को परख लेते हैं, बच्चों को समझ लेते हैं, बच्चों को जान लेते हैं किस बच्चे की पर्सनैलिटी कैसी है, और उस पर्सनैलिटी के लिहाज से फिर उस प्रकार की मेथोडोलॉजी का प्रयोग करते हैं बच्चे, या फिर जो शिक्षक शिक्षिका के रूप में जो काम करते हैं वो वहाँ प्रयुक्त करते हैं। जाहिर है कि ये जो पर्सनैलिटी है, ये टोटल पर्सनैलिटी जिस मनोविज्ञान की मैंने बात की, जिसको कि शिक्षा मनोविज्ञान में या फिर विभिन्न प्रकार के मनोविज्ञान में इसकी चर्चा होती है। G.W. आल्पोर्ट नाम का मनोवैज्ञानिक था, जिसने कि 1937 ईस्वी में उसने पूरे विश्व का उसने भ्रमण किया, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ का। जिस जमाने में यूनिवर्सिटीज़ की संख्या भी बहुत ही कम थी, और उस वक्त उसने 50 से ऊपर यूनिवर्सिटीज़ का उसने भ्रमण किया, और इसके साथ साथ उसने 50 से ज़्यादा सोशल साइंस के सब्जेक्ट के अंतर्गत उसने अध्ययन किया। और वहाँ जो व्यक्तित्व के बारे में जो डेफिनेशंस दिए गए थे, व्यक्तित्व के बारे में जो ओपिनियंस दिए गए थे विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिकों के द्वारा, बहुत प्रकार के विद्वानों के द्वारा, उसके ऊपर उसने गौर किया। और फिर उन सारी चीज़ों को गौर करने के उपरांत उसने 1937 में उसने परिभाषा दी, जो परिभाषा आज भी सर्वमान्य है। इससे पहले, आल्पोर्ट से पहले या आल्पोर्ट के समय में या आल्पोर्ट के बाद भी बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने शारीरिक पक्ष पे ज़्यादा जोर दिया, बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने मानसिक पक्ष पे जोर दिया, लेकिन आल्पोर्ट वह पहला व्यक्ति है जिसने निर्विवाद उसने एक ऐसी परिभाषा दी जिसको कि मनोविज्ञान के जगत में सारे लोग उसको सम्मान देते हैं। और वो परिभाषा है, जैसे देखिए कि मैं आपको बताऊं कि व्यक्तित्व
व्यक्ति के मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है। व्यक्तित्व व्यक्ति के मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। अब जैसे देखिए कि व्यक्तित्व व्यक्ति के, एक बात हमेशा याद रखनी है कि जब भी मनोविज्ञान में, एजुकेशनल साइकोलॉजी में, जनरल साइकोलॉजी में या किसी प्रकार की साइकोलॉजी में जब भी पर्सनैलिटी की चर्चा होती है तो सिर्फ मनुष्यों के बारे में चर्चा होती है और दूसरे जीव जंतुओं के बारे में चर्चा नहीं होती है। इसको बिल्कुल ध्यान रखने की चीज है ये। और देखिए, जब कहता है अल्पोर्ट कि व्यक्तित्व व्यक्ति के मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है, ये विभिन्न प्रकार के गुणों का, ना सिर्फ एक्सटर्नल बल्कि इंटरनल भी, और एक प्रकार के गुण नहीं, विभिन्न प्रकार के गुणों का वो गतिशील संगठन है। स्थिर संगठन नहीं है, अस्थाई संगठन नहीं है। विभिन्न प्रकार के गुणों का जो एक अस्थाई जो एक योग है, उसके बारे में कहता है अल्पोर्ट कि जैसे देखिए, कोई भी बालक, कोई भी बालिका जब जन्म लेता है ना, तो जन्म लेने के बाद देखिएगा आप कि वो, उसकी मुखाकृति एक समान नहीं रहती, उसके शील गुण एक समान नहीं होते, उसके क्रियाकलाप एक समान नहीं होते, उसमें बदलाव होता है। एक नवजात शिशु जब जन्म लेता है ना, तो उसके दांत नहीं होते। एक नवजात शिशु जन्म लेता है, पूरे शरीर पर उसके बाल नहीं होते। लेकिन जब वो वृद्धावस्था में जाता है तो फिर वहां भी दांत बहुत कम पड़ जाते हैं। लेकिन जब युवावस्था में रहता है, प्रौढ़ावस्था में रहता है, विभिन्न प्रकार की अवस्थाओं से गुजरते हुए जब वो उम्र की विभिन्न दहलीजों पर जाता है, तो वहां पर बदलाव होता रहता है। वो स्थिर नहीं रहता, वो बिल्कुल गतिशील रहता है। इसीलिए कहता है अल्पोर्ट कि व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का गतिशील संगठन है और ये वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। यहां अल्पोर्ट कहता है ये जो विभिन्न प्रकार के गुण है, अगर नाक नक्श बढ़िया है, उसका चेहरा उसका बढ़िया है, उसका चाल ढाल उसका बढ़िया है, उसका सोचने का ढंग बढ़िया है, उसकी अभिवृत्तियां उसकी अच्छी है, उसकी विभिन्न प्रकार की जो इंटरनल जितनी सारी चीजें वो अच्छी है, तो उसका एडजस्टमेंट कितना बढ़िया ढंग से वातावरण में होता है। क्योंकि किसी भी चीज का परीक्षण आप वातावरण में जाकर ही करते हो। अब अल्पोर्ट कहता है यहां पे कि जब आप किसी वातावरण में जाते हैं, उस वातावरण में जाकर के जिस व्यक्ति का वातावरण के साथ एडजस्टमेंट जितना यूनिक होता है, जितना बढ़िया होता है, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व उतना ही बढ़िया माना जाता है। जाहिर है कि हम देखते हैं कोई भी व्यक्ति जब सुंदर होता है, आंखें, नाक नक्श, वो सारी चीजें उसकी अच्छी होती हैं, उसकी आवाज अच्छी होती है, उसका चाल ढाल बढ़िया होता है, और इसके साथ साथ उसकी सोच अच्छी होती है, उसका व्यवहार अच्छा होता है, उसका संस्कार अच्छा होता है, विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप उसके अच्छे होते हैं, विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में अपने आप को बढ़िया स्वसामंजित कर लेता है। तो कहता है अल्पोर्ट, ये जो विभिन्न प्रकार के जो इंटरनल और एक्सटर्नल जो गुण है किसी व्यक्ति के भीतर, यह उसको अच्छे व्यक्तित्व का स्वामी बना देता है। जिस व्यक्ति के भीतर इस प्रकार के गुणों का संगठन जितना बढ़िया से होता है और विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में, विभिन्न प्रकार के प्लेटफॉर्म पे, विभिन्न प्रकार के माहौल में जब वो अपने आप को जितना बढ़िया से बढ़िया ढंग से वो नियोजित कर लेता है, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व उतना ही बढ़िया माना जाता है। अल्पोर्ट ने इसी चीज को दूसरे तरीके से भी समझाने का उसने प्रयास किया है। अल्पोर्ट कहता है कि जितने सारे मकान बनते हैं ना, उसमें रचनात्मक जितनी सारी सामग्रियां होती है, एक समान ही तो होती है। जैसे अगर कोई मकान बनता है, हर मकान के बनने में ईंट, बालू, सीमेंट, लोहा, कंक्रीट, इन सारी चीजों का योगदान होता है। इन सारी चीजों को मिलाकर ही किसी मकान को बनाया जाता है। लेकिन फिर भी जब विभिन्न प्रकार के मकान बनते हैं तो उन मकानों का स्वरूप बदल जाता है। यह दिखने में साफ आता है कि किसी एक कॉलोनी में अगर इसी प्रकार की सामग्रियों के मार्फत से मकान बनता है तो दिखाई पड़ता है कि यह मकान सेठ रामदास का है। यह मकान सिर्फ रामदास के अलावा और भी जो दूसरे सारे लोग हैं, ये उनका है। तो साफ है कि ये जो विभिन्न प्रकार की रचनात्मक इकाइयों का जो संगठित रूप में जो प्रयोग विभिन्न प्रकार से किया जाता है, इससे पता चलता है कि यह मकान अमुक अमुक व्यक्ति का है। ठीक उसी प्रकार से जब विभिन्न प्रकार के मनुष्यों को देखिएगा कि हर व्यक्ति की जो शारीरिक जो उनकी संरचना होती है वो बिल्कुल अलग अलग होती है। जो संरचनात्मक जो सामग्रियां हैं वो तो एक जैसी होती है, लेकिन उनका जो सुसंगठन है वो उनका अलग अलग है। किसी की आंखें बड़ी होती है,
किसी की नाकें लंबी होती है, कोई गोरा होता है, कोई सांवला होता है, कोई ठीकना होता है, कोई मोटा होता है। ये विभिन्न प्रकार की आकृतियों वाले लोग होते हैं। लेकिन इनके भीतर जो विभिन्न प्रकार के जो एक्सटर्नल जो इनके गुण होते हैं, अगर वो संगठित रूप में, अच्छे रूप में अगर सामने आते हैं ना, तो उसको कहा जाता है कि इसका व्यक्तित्व तो बढ़िया है। उसी प्रकार से इंटरनल रूप से अगर उस व्यक्ति का विचार, उस व्यक्ति का संस्कार, उस व्यक्ति का विभिन्न प्रकार के जो उसके जो उनकी अभिवृत्तियां हैं, जो उसकी सोच है, उसका इंटरेस्ट है, बहुत सारी चीजें भी अगर अच्छी है ना, और एक्सटर्नली भी वो दिखने में अच्छा है, तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति अच्छे व्यक्तित्व का स्वामी है, या व्यक्ति अच्छे व्यक्तित्व की स्वामिनी है। साफ है कि व्यक्तित्व के बारे में आलपोर्ट ने जो परिभाषा दी, आलपोर्ट ने जो बात की, वो आज मनोविज्ञान में मील का पत्थर साबित हो रहा है। जबकि 1937 में वो परिभाषा देता है G.W. आलपोर्ट, और तकरीबन 8 दशक बीत जाने के बाद भी उतने ही आदर की नजर से उसकी परिभाषा को देखा जाता है। उस परिभाषा के बारे में लोग सोचते हैं कि यह परिभाषा आज भी बड़ी अच्छी है। तो जाहिर है कि मनोविज्ञान का व्यक्तित्व, जिसके बारे में मैंने पूर्व में चर्चा की आपके सामने, कि वो जो है इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ये दोनों ही प्रकार के जो गुणों का जो समन्वित जो रूप होता है, और वो जिस व्यक्ति के भीतर होता है, उसी व्यक्ति का व्यक्तित्व उतना बढ़िया माना जाता है, उतना सॉलिड माना जाता है। आगे हम टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी में आपके सामने चर्चा करेंगे।